हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। वैसे में क्या वो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं? तो चलिए उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब अगर हम एक एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टू मेक वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जिन तारों का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे? वो अधिकतर तांबे और एल्युमिनियम के होते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑपरेटेड बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑन अ लॉन्ग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रजिस्टार बोलेंगे। मतलब उसको रियोस्टेट कहा जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक परिपथ में प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? तो रियोस्टेट बोलेंगे, क्योंकि ये आपके रेजिस्टेंस की मात्रा को और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ध्यान रखेंगे। ये होता है रियोस्टेट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर मेड विद द अलॉय लाइक नाइक्रोम, कांस्टेंट, मैग्नीन और हाई रेजिस्टेंस विद हाई रेजिस्टेंस। तो किस तरह के बनते हैं आपके डिवाइसेस? तो याद रखेंगे, रजिस्टार जो होते हैं वो आपके बनते हैं, ध्यान रखेंगे, जिनको हम प्रतिरोध कहते हैं। वोल्ट मीटर हैज अ डैश सो दैट इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली याद रखना है, अगर इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये नेग्लिजिबल करंट क्या करेगा? करंट पास करेगा, ध्यान रखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट यूज। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस में नहीं मिलेगी? विद्युत टोस्टर में नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक टोस्टर में इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग नहीं होता है। इस तरीके से देखेंगे आप। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल रॉड डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का, सभी बातों पर निर्भर करेगा सिवाय एक के, और वो एक बात है डेंसिटी, वो एक बात है घनत्व। प्रतिरोध तापमान और लंबाई पर निर्भर करेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं करेगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कार्य पर निर्भर नहीं करता? तो बेटा तार की लंबाई पर करेगा, मटेरियल पर करेगा, और जो आपका ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर करेगा, लेकिन प्रेशर पर नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव गैसेस। तो कौन सी गैस भरी होगी? तो बेटा नाइट्रोजन भरी होती है, या फिर आप हीलियम होगी, या फिर नाइट्रोजन और हीलियम दोनों के मिश्रण को फिल करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, डैश इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द कंडक्टिंग वायर विद पीवीसी। पीवीसी की कोटिंग करने से हम क्या करेंगे? वायर को हम किससे बचाएंगे? तो याद रखना है, वायर को हम बचाएंगे शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो घर में आग लग सकती है, ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दो रेजिस्टर हैं, चार बेसिकली 4 ओम के, जिनको समांतर हमने लगाया है। 5 वोल्ट की बैटरी भी दी हुई है। तो आपसे ये पूछा है कि बताइए करंट की वैल्यू क्या आएगी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है V इक्वल टू आई आर। अब पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/4 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 ओम। 1/2 ओम का मतलब है जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो 2 ओम का बनेगा, याद रखेंगे। आपसे पूछा है यहाँ पर करंट के बारे में, आपसे यहाँ पे करंट के बारे में पूछा है। तो करंट निकालना है, I इज इक्वल टू 5/2, 2.5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। तो मतलब ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। देखो, जब कोई चीज़ अगर पैरेलल में होती है तो मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप फाइनल आंसर निकालेंगे, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, an electric heater of rating 1000 watt is used daily for 5 hours. Find the total cost of running the equipment for the month of September based on a unit of cost 6 रुपीज़ पर। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 1000 वॉट की रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो लगभग रोजाना 5 घंटे चलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, 1000 वॉट का मतलब है 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर का मतलब हो गया 1 यूनिट। तो हजार वॉट मतलब 1 किलो वॉट को हम 1000 वॉट कहते हैं। तो 1 किलो वॉट का मतलब अगर आप समझेंगे, यानी 1000 वॉट की बात हो रही है। 5 घंटे चल रहा है तो 5000 वॉट, यानी 5 यूनिट हो गया। एक दिन में 5 यूनिट बिजली खर्च हो रही है,
और 5 यूनिट बिजली अगर खर्च हो रही है तो आप यहाँ पर देखेंगे सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन हो गए, एक दिन में 50 बिजली खर्च हो रही है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 रुपये आंसर आ जाएगा। तो जो बिल होगा वो 900 रुपये आएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर में किस तरह की एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, याद रखेंगे। और जो आपका डायनामो होता है या जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, उसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होगी, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक गीजर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, दो इलेक्ट्रिक गीजर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक गीजर में ये हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज और मेडिकल पर्पसेस के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगों के रूप में अल्ट्रासाउंड के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये किसी वेल डिफाइंड पास में ऑब्स्टेकल से क्या हो सकती है, ट्रैवल कर सकती हैं, ये कहा जा रहा है। और ये अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होती हैं किसी भी डिफेक्टिव लोकेशन से रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगी। तो याद रखेंगे, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो है शक्ति, क्योंकि शक्ति जो होगी, पावर जो होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका डायनामो। डायनामो का यूज होता है, जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा होता है, मतलब कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो देखो, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो बेसिकली याद रखिएगा, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो रही होती है। यहाँ पर आप आंसर जो है वो इसका मैकेनिकल एनर्जी लगाना, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही योग होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, जब कोई बुलेट से गोली चलती है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, याद रखेंगे। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ½ mv², ये होता है इसका। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है बेटा mgh, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नॉन मेटल जनरली कंटेन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जो नॉन मेटल होंगे, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा है जिसके बाहरी, मतलब जिसको हम बोलेंगे कि वो नॉन मेटल है। 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 होंगे, 10 से लेकर 18 हो जाएंगे, 8 9 10 हो जाएंगे। बताओ क्या लग रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर बेसिकली शेल को पूरा करने की ज़रूरत है, तो जनरली ये यहाँ पर हो सकता है, मतलब आप ए ऑप्शन को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, सामान्य धातु को उनकी घटती प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को इस प्रकार माना जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे, इसे हम रिएक्टिविटी या सक्रियशीलता, इसको श्रृंखला कहा जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आयरन टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो आयरन को अगर हमें कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है, तो हम क्या मिलाएंगे उसमें, कार्बन को मिलाएंगे, कार्बन को मिलाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। कोल्ड और हॉट वाटर के साथ जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका बेटा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होगा, याद रखेंगे। एल्युमिनियम की ऑक्साइड को एम्पोथेरिक भी बोला जाता है, साथ में जिंक की ऑक्साइड को भी एम्पोथेरिक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। Which of the following metal is not obtained by reduction using carbon? कार्बन को रिड्यूस करके कौन सा मेटल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, या फिर बेटा सोडियम है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वर्गियसली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ जो बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट कर सकता है वो क्या है, तो वो है आपका पोटेशियम, याद रखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु होता है और ये हवा और पानी के साथ बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने पर भी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो क्या है, तो वो है सिल्वर, याद रखेंगे। वो है चांदी, चांदी होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चांदी के अलावा आप गोल्ड भी आंसर मार्क कर सकते हैं, गोल्ड भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बेटा, ये जो चार्ट है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। ये रे डायग्राम्स है, पूछा जा सकता है कि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, ये सवाल आ सकता है। और ये जो आपको रे डायग्राम दिया हुआ है, ये कॉनकेव मिरर का दिया हुआ है, ये आपको अवतल दर्पण का दिया हुआ है, याद रखेंगे। अगला जो है ये कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स दिए हुए हैं, इसके केवल दो ही केसेस हैं, तो ये दो ही केसेस आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर हमने वस्तु को इन्फिनिटी और पोल पर रखा है, पोल के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे जाकर बनेगा, पोल और फोकस के बीच में वास्तविक बनेगा, छोटे आकार का बनेगा और सीधा बनेगा। अवतल उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो हमेशा वर्चुअल बनता है, हमेशा छोटे आकार का बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता की ओर होने से क्या बीमारी हो सकती है, अगर आई लेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो ऐसे में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरमेट्रोपिया, कार्टरेड, कलर ब्लाइंडनेस या फिर बेटा मायोपिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।